हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, जो कि यूपीएससी प्री कम मीन्स दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत जी की बुक को, राइट। तो पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से बना था। तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। तो उस असेंबली के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट, कि किसने उसका आइडिया दिया था, कब असेंबली बनी थी, कब ब्रिटिशर्स ने हमारी डिमांड को एक्सेप्ट करा था, और उसके बाद किस तरह से वोटिंग हुई थी, डायरेक्ट हुई थी या इनडायरेक्ट हुई थी, और उस वोटिंग के अंदर कौन कौन सी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। तो ये सब चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं अंडर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो टाइटल क्या है आज का? डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फर्स्ट टाइम जो आइडिया लेकर आए थे कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए, तो ये आइडिया कौन लेकर आए थे? ये आइडिया लेकर आए थे एम.एन. रॉय। कौन लेकर आए थे? एम.एन. रॉय। कब लेकर आए थे? 1934 में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो आइडिया था ये किसका था? एम.एन. रॉय जी का था। कब लेकर आए थे? 1934 में। एम.एन. रॉय कौन थे? ये इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायोनियर थे, राइट। तो 34 में आइडिया आता है। उसके बाद 35 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी जो है, उन्होंने ऑफिशियली अपनी डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो 34 में आइडिया आया, 35 में आईएनसी ने अपनी डिमांड रख दी असेंबली बनाने की, राइट। 34, 35 के बाद आता है 38 के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने आईएनसी के बिहाफ पे एक डिक्लेरेशन दी। डिक्लेरेशन क्या थी? कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या अनाउंसमेंट करी थी, क्या डिक्लेयर करा था? इन्होंने डिक्लेयर करा कि फ्री इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, और उसको बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा, ब्रिटिशर्स का किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो फ्री इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। और ये जो असेंबली है, इसके मेंबर्स जो होंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, राइट। तो इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो असेंबली बनाएंगे, और वो जो असेंबली है, असेंबली मिलकर इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की डिक्लेरेशन थी। इन्होंने कब दी थी? 1938 में। 34 में आइडिया आया, 35 में डिमांड आई, और 38 में डिक्लेरेशन आई जवाहरलाल नेहरू जी की। और फाइनली 39 के अंदर 1939 में जो आईएनसी थी, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करा असेंबली बनाने के लिए, राइट। उसके बाद आता है अगस्त ऑफर 1940 के अंदर, राइट। 39 में इन्होंने रेजोल्यूशन पास करा। रेजोल्यूशन पास होने के बाद 1940 में अगस्त ऑफर आया, और अगस्त ऑफर में जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने फाइनली जो असेंबली बनाने की डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, इंडिया जो है अपने लिए एक असेंबली बनाएगा, और असेंबली के थ्रू जो है अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा। लेकिन जो अगस्त ऑफर आया था, इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था कि जैसे ही जो वॉर खत्म होएगी उसके बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो इंडियंस की डिमांड थी वो थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड नहीं थी। तो इसीलिए जो अगस्त ऑफर था ये एक अनसक्सेसफुल रहा। इसमें इन्होंने हमारी जो असेंबली बनाने की डिमांड थी वो तो एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन यहाँ पे ये हमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो उस टाइम पे अल्टीमेट एम था वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का था, डोमिनियन स्टेटस का नहीं था। इसीलिए अगस्त ऑफर अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, वो इंडिया में आए एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का।
अब ये प्रपोजल क्या था, इसमें इन्होंने बोला, ब्रिटिशर्स ने, जो क्रिप्स मिशन आया था, इसमें इन्होंने बोला कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है, क्योंकि 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या बोल रहे हैं क्रिप्स प्रपोजल के थ्रू कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगी तो उसके बाद जो इंडियंस है वो अपने लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे वही था कि एक तो हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, सेकेंडली जो क्रिप्स प्रपोजल आया था इसको मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट करा? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी इंडिया के लिए, जिसके थ्रू जो इंडियंस है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग की यहाँ पे डिमांड थी कि जो इंडिया है, इंडिया को डिवाइड करना है 2 ऑटोनोमस स्टेट्स के अंदर, राइट। तो इंडिया की ये पार्टीशन की बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग, तो उस अकॉर्डिंग मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो है वो बनाई जाए। लेकिन यहाँ पे ये क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक ही असेंबली बनेगी। तो इसीलिए जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, राइट। उसके बाद फाइनली इंडिया के अंदर आता है कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन जो था, इन्होंने भी 2 सेपरेट असेंबलीज बनाने का जो आइडिया था उसको तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये कुछ प्रोविजंस ऐसे लेकर आए थे जिसके साथ जो मुस्लिम लीग थी वो भी थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हो गई थी, राइट। तो ये क्रिप्स प्रपोजल क्या था, कैबिनेट मिशन क्या था, सॉरी, कैबिनेट मिशन के बारे में हम यहाँ पे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बनाई गई थी नवंबर 1946 के अंदर अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। तो अब ये कैबिनेट मिशन प्लान क्या है, इस स्कीम के जो फीचर्स है वो हम सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब इसके फीचर्स में इन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, 389। तो टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ है इन्होंने कितनी फिक्स करी है यहाँ पे, 389 इसके मेंबर्स होंगे। एंड आउट ऑफ दीज 389 मेंबर्स 296 सीट्स वर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया। इसमें से जो 296 सीट्स है वो ब्रिटिश इंडिया की होंगी, इंडिया के अंदर जिन प्रोविंसेस पे ब्रिटिशर्स का रूल है। तो 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया की होएगी और 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स की होएंगी, राइट। तो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट कर दी इन्होंने। अब जो 296 सीट्स है जो ब्रिटिश इंडिया की है, उसमें से भी जो 292 मेंबर्स है वो आएंगे 11 गवर्नर प्रोविंसेस में से। तो यहाँ पे भी इन्होंने आगे डिवीजन करी कि जो 292 मेंबर्स है वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस में से आएंगे और बाकी के जो 4 बचे हैं वो आएंगे 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस में से, राइट। 4 जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में से आएंगे। तो इस तरह से इन्होंने ये जो 389 जो टोटल स्ट्रेंथ बताई है असेंबली की, तो उसको आगे इन्होंने डिवाइड करा। 296 जो ब्रिटिश इंडिया है उनको दी, 93 प्रिंसली स्टेट्स को। 296 में से भी 292 किसके पास गई, गवर्नर प्रोविंसेस के पास, जो कि 11 है, और 4 गई 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के पास, राइट। तो ये इसकी टोटल डिवीजन थी। अब हर एक प्रोविंस जो प्रोविंस है या फिर प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स, राइट। प्रिंसली स्टेट्स जो छोटी छोटी स्टेट्स है, तो हर एक प्रोविंस एंड जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको जो सीट्स अलॉट करी जाएगी वो सीट्स अलॉट करी जाएगी वहां की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। जितनी पॉपुलेशन है उस अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट को जो सीट्स है वो अलॉट करी जाएगी। जैसे कि रफली यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 मिलियन पॉपुलेशन के पीछे एक सीट ये दे रहे हैं कि किसी भी प्रिंसली स्टेट के अंदर या प्रोविंस के अंदर अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन है तो उस प्रोविंस की एक सीट होगी। अगर किसी प्रोविंस में 5 मिलियन पॉपुलेशन है तो वहां की सीट्स कितनी होगी, 5 सीट्स होंगी, राइट। तो सीट्स इन्होंने अलॉट करी है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, राइट। सीट्स जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को एलोकेट करी गई है उनको भी आगे इन्होंने डिवाइड करा है 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में। अब यहाँ पे सीट्स को आगे कम्युनिटीज में भी डिवाइड कर दिया। कम्युनिटीज यहाँ पे इन्होंने 3 कंसिडर करी है, एक मुस्लिम
दूसरी है सिक्स, तीसरी है जनरल। जनरल में मुस्लिम एंड सिक्स को छोड़कर बाकी सारी कम्युनिटीज आ जाती है। और यहाँ पे भी जो इन कम्युनिटीज को सीट्स अलॉट करी गई है वो इन कम्युनिटीज की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही अलॉट करी गई है। जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है उनकी सीट्स भी ज्यादा है, जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम है उसकी सीट्स भी यहाँ पे कम है। और हर एक कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट होंगे उसी कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल मुस्लिम कम्युनिटी का कोई मेंबर है, उसकी इलेक्शन में जो वोटिंग होगी वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही वहां पे वोटिंग करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के जो मेंबर्स है उनकी वोटिंग के थ्रू ही वो जो मेंबर्स है मुस्लिम कम्युनिटी के वो इलेक्ट किए जाएंगे इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो वोटिंग होएगी वो किस मेथड से होएगी? बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो एक ही वोट यहाँ पे दी जाएगी, कोई चॉइसेस नहीं होगी। ऐसे नहीं है कि फर्स्ट प्रेफरेंस इस कैंडिडेट को दे रहे हैं, सेकंड इसको, थर्ड इसको, ऐसा नहीं होगा। एक ही वोट एक कैंडिडेट को जो आप दे सकते हो, राइट। अब जो प्रिंसली, ये तो प्रोविंसेस की बात होगी कि प्रोविंसेस में इलेक्शन होएगी और इलेक्शन के थ्रू उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर्स जो है अपनी कम्युनिटी के मेंबर को इलेक्ट करेंगे। अब जो प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स में होगी नॉमिनेशन। प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे। और नॉमिनेट कौन करेगा? जो प्रिंसली स्टेट का हेड है वो उनको नॉमिनेट करेगा। तो यहाँ पे जो असेंबली है, असेंबली के अंदर जो कुछ मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड होंगे और कुछ मेंबर्स इलेक्टेड होंगे। तो जो असेंबली है वो पार्टली इलेक्टेड होगी और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी बनेगी। और अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो इलेक्शन होगी, जो डायरेक्ट इलेक्शन हो रही है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज की हो रही है। और ये जो प्रोविंशियल असेंबलीज है इसी के मेंबर्स आगे जाकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको इलेक्ट करेंगे। तो मतलब कि यहाँ पे जो मेंबर्स है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। अब प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स की इलेक्शन जो है ये डायरेक्ट हो रही है ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइजी। लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेसिस पे इनकी डायरेक्ट इलेक्शन हो रही है प्रोविंशियल असेंबलीज की। और यही प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं वो आगे इलेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। तो जो असेंबली के मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, राइट। फाइनली इलेक्शंस हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जुलाई अगस्त 1946 के अंदर ये इलेक्शंस हुई थी। और आफ्टर द रिजल्ट जो भी इस इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे उसके अकॉर्डिंग आईएनसी ने कितनी सीट्स ली? 208 सीट्स आईएनसी के पास आई, 208 सीट्स। मुस्लिम लीग 73 सीट्स और जो बाकी के छोटे मोटे ग्रुप्स थे या इंडिपेंडेंट थे उनके पास आई 15 सीट्स। अब जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स के पास कितनी सीट्स थी? 93 सीट्स थी। तो ये फिल हुई ही नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं बनेंगे। तो इसीलिए ये जो 93 सीट्स थी ये फिल हुई ही नहीं। अब जो असेंबली बनी थी अब डायरेक्टली तो इलेक्ट हुई नहीं थी, इनडायरेक्टली इलेक्शन हुई थी। तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड लोग नहीं थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। ये जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे थ्रू द प्रोविंशियल असेंबलीज, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। क्योंकि जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स थे वो लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्ट हुए थे और वही प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया था, राइट। तो ये जो असेंबली बनी थी इसमें हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी उसके सारे सेक्शंस को प्रॉपर एक जो थी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई, जैसे कि हिंदूज हो गए, मुस्लिम, सिख्स, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस, एससी एसटी, इवन के जो वुमेन थी उनको भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। अब ये जो असेंबली बनी थी इस असेंबली के अंदर उस टाइम की 1946 के टाइम पे जितनी भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज थी वो सारी ही इंक्लूडेड थी। महात्मा गांधी जी को छोड़कर बाकी सारी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज असेंबली का मेंबर बनी, राइट। करेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो किस तरह से ये काम करती है असेंबली, राइट।
तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी असेंबली की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। लेकिन ये जो मीटिंग हुई थी इसको मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की डिमांड थी मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग पहले से यही चाह रही थी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी तो दो बननी चाहिए, एक इंडिया के लिए, एक पाकिस्तान के लिए। लेकिन यहाँ पे ये डिमांड इनकी पहले फुलफिल नहीं हुई, तो बाद में असेंबली बन गई। बनने के बाद जो इसका फर्स्ट सेशन हुआ था, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसमें मुस्लिम लीग ने उसको बॉयकॉट कर दिया। राइट, जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने वैसे ज्वाइन करने से मना कर दिया और यहाँ पे मुस्लिम लीग ने भी बॉयकॉट कर दिया, जिसकी वजह से जो मीटिंग हुई थी, जो फर्स्ट मीटिंग थी, उसको सिर्फ और सिर्फ 207 मेंबर्स ने ही अटेंड किया था। राइट, डॉक्टर चिदानंद सिन्हा जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ओल्डेस्ट मेंबर थे, फर्स्ट लॉ मेंबर भी बने थे ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, तो वो इलेक्ट हुए थे एज अ टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द असेंबली। ये टेम्परेरी चेयरमैन बने थे डॉक्टर चिदानंद सिन्हा जी। तो परमानेंट चेयरमैन कौन थे? परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब इलेक्ट हुए थे? 11 दिसंबर 1946 के अंदर ये परमानेंट चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। राइट, यहाँ प्रेसिडेंट भी बोल सकते हो। सिमिलरली अब प्रेसिडेंट तो बन चुके हैं, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट बने। वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो दो बने थे। तो सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी जो थे वो इलेक्ट हुए थे एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। उसके बाद 16 जुलाई 1947 में ही वी.टी. कृष्णमचारी जो थे वो बने थे इसके सेकंड वाइस प्रेसिडेंट असेंबली के, इनके साथ ही। राइट, तो पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे? एच.सी. मुखर्जी, और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बने थे वी.टी. कृष्णमचारी जी। राइट, अब बात करते हैं असेंबली के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। 13 दिसंबर 1946 के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो लेकर आए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली के अंदर ही, कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है असेंबली का, तो यहाँ पे हम क्या क्या काम करने वाले हैं। तो बेसिकली इसके फंडामेंटल्स, इसकी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं, जो असेंबली के मेंबर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या होगी, तो वो सारी की सारी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने बता रखी है। राइट, तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी यहाँ पे दे रखी है रेजोल्यूशन के अंदर। राइट, तो यहाँ पे कुछ ये जो वर्डिंग है, यहाँ पे वर्डिंग ही एज इट इज इन्होंने दे रखी है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ इन्होंने क्या डिक्लेयर करा? इट्स फर्म एंड सोलेम रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक कंट्री बनेगा, और अपना जो फ्यूचर, इसकी जो गवर्नेंस होगी, जो इंडिया की इन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो गवर्नेंस होगी वो किस तरह से होगी? वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना रही है तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया की गवर्नेंस जो है वो काम करेगी। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सुप्रीम कर दिया गया। राइट, यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज है, जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर टेरिटरीज आती है, वो अब बनेगी इंडियन स्टेट्स। जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर प्रोविंसेस थे वो अब क्या बन जाएंगे? इंडियन स्टेट्स बन जाएगी। इसके अलावा इंडिया के बाहर की जो टेरिटरीज है, अगर वो इंडिया के साथ आना चाहती है, विलिंग है इंडिया का पार्ट बनना, तो वो भी इंडिया का पार्ट बन सकती है, इंडियन यूनियन के साथ जो है कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। राइट, और कोई भी स्टेट जो ऑटोनोमस स्टेटस लेना चाहती है, राइट, कोई भी ऐसी स्टेट जो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहती या वो ऑटोनोमस स्टेटस चाहती है, तो उस स्टेट को एक ऑटोनोमस यूनिट जो है वो बनाया जाएगा, और उस स्टेट को रेजिड्यूरी पार्ट्स दी जाएगी, और वो जो पार्ट्स है वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो स्टेट अपने अकॉर्डिंग चला सकती है। राइट, जो इंडिया का पार्ट बनना चाहती है, जो विलिंग है इंडिया में आना, वो स्टेट्स इंडिया में आ सकती है। जो एक ऑटोनोमस यूनिट बनकर रहना चाहती है वो स्टेट्स ऑटोनोमस यूनिट बनकर भी रह सकती है। ये इनके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पार्ट है। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के यहाँ पे हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये बाद में जाकर प्रियम्बल में ऐड हुए थे। राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही ये पार्ट बने थे।
इंडिया जो है ये एक सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया बनेगा, इसको पावर दी जाएगी, इंडिया को पूरी अथॉरिटी इंडिया के पास आ जाएगी। इवन के जो इंडिया की जो पावर होगी, जो अथॉरिटी होगी, जो अल्टीमेट जो पॉलिटिकल पावर होगी वो किसके पास होगी, वो इंडिया के लोगों के हाथ में होगी, अल्टीमेट पॉलिटिकल पावर जो होगी, राइट। तभी तो इंडिया जो है वो एक सोवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट पावर है वो लोगों के हाथ में आएगी। बाद में हम डेमोक्रेसी लेकर आए थे ना, तो अल्टीमेट जो पॉलिटिकल पावर है वो कहाँ पे है, लोगों के पास है। सभी लोगों को, जितने भी इंडिया के सिटीजन्स होंगे उनको ग्रांटेड राइट्स दिए जाएंगे, इक्वालिटी आएगी, जस्टिस दिया जाएगा, इक्वल जस्टिस दिया जाएगा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाएगा। बाद में ये जो सारे के सारे वर्ड्स है ना, ये प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे वहां पे फिर से हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, राइट। तो इक्वल जस्टिस दिया जाएगा, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी में इक्वल स्टेटस सबको दिया जाएगा। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, तो फ्रीडम दी जाएगी वहां के लोगों को, वो अपने अकॉर्डिंग जो है चल सकते हैं, राइट। एडिक्वेट सेफगार्ड्स दिए जाएंगे कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, या जो बैकवर्ड एरियाज हैं या ट्राइबल एरियाज है, डिप्रेस्ड क्लासेस है या बैकवर्ड क्लासेस है, तो उन सबको एडिक्वेट सेफगार्ड्स दिए जाएंगे। जो उनके इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ट्राइबल एरियाज के, डिप्रेस्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस या जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाएगा, राइट। इंडिया जो है इसको एक रिपब्लिक टेरिटरी बनाया जाएगा और इंडिया को पूरे के पूरे सोवरेन राइट्स दिए जाएंगे ओवर द लैंड, सी एंड एरिया, राइट। जो इंडिया की टेरिटरी में लैंड आ रही है, सी आ रहा है, एरिया या एयर का जो एरिया आ रहा है, वहां पे इंडिया को पूरे के पूरे सोवरेन राइट्स दिए जाएंगे। वहां पे इंडिया जो चाहे वो कर सकता है अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन, राइट। इंडिया में वर्ल्ड पीस को प्रमोट किया जाएगा, इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाया जाएगा, यहाँ पे सबके वेलफेयर जो है उसको ध्यान में रखा जाएगा, राइट। तो ये जो रेजोल्यूशन था इसको असेंबली ने अडॉप्ट करा, कब अडॉप्ट करा था, 22 जनवरी 1947 के अंदर ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो यहाँ पे दिया गया था, तो इसको फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 के अंदर। और उसके बेसिस फिर उसी के बेसिस पे फिर आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया गया, राइट। तो इसी का ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है यहाँ पे असेंबली का, इसी का मॉडिफाइड वर्जन जो है वो आगे चलकर क्या बनता है, हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल का एक अलग से चैप्टर दे रखा है, वहां पे हम पूरी डिटेल में प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे, राइट। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था, तो उस एक्ट के आने के बाद जो असेंबली थी उसमें क्या क्या चेंजेस आई वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो असेंबली बनी थी, असेंबली बनने के बाद जनरल इलेक्शंस हुई, इलेक्शन के बाद जो है आगे असेंबली की वर्किंग शुरू होती है। तो इलेक्शन के बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स ने असेंबली को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था। लेकिन जैसे ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है तो उसके बाद जो धीरे धीरे ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना ही नहीं चाहती थी, उन्होंने भी धीरे धीरे असेंबली को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली जो थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने भी असेंबली को ज्वाइन कर लिया। तो अप्रैल 28, 1947 तक आते आते जो 6 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे वो असेंबली का पार्ट बन गए। उसके बाद 3 जून 1947 को आता है माउंटबेटन प्लान। अब पहले जो कैबिनेट मिशन आया था,
कैबिनेट मिशन ने क्या अनाउंस किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, राइट। तो उसमें उन्होंने कुछ जो मुस्लिम लीग की कुछ कंडीशंस थी उनको फुलफिल किया था कि ठीक है, जो स्टेट्स ज्वाइन करना चाहती है, जो प्रोविंसेस असेंबली को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो सेपरेट रहना चाहते हैं वो सेपरेट भी रह सकते हैं। लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही असेंबली बनाने की बात हुई थी जो कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन में क्या था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम करेगी। लेकिन उसके बाद 3 जून 1947 को आता है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान ने बात करी पार्टीशन की। माउंटबेटन प्लान ने क्या बोला कि इंडिया की पार्टीशन होगी, एक बनेगा डोमिनियन ऑफ इंडिया, दूसरा बनेगा डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तो उसके लिए 2 असेंबलीज बनाई जाएगी। डोमिनियन ऑफ इंडिया के लिए अलग असेंबली बनेगी जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के लिए अलग असेंबली बनेगी जो पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। तो अब यहाँ पे जो माउंटबेटन प्लान आया था तो इन्होंने जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी उसको भी फुलफिल कर दिया। तो इसके बाद जो बाकी की प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने भी असेंबली को ज्वाइन कर लिया। इवन के जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने भी असेंबली को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी वो माउंटबेटन प्लान के थ्रू फुलफिल हो जाती है, राइट। अब यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है ना, आगे जाकर हम पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग में उन मेंबर्स ने ज्वाइन करा था जो इंडिया का पार्ट है, राइट। मुस्लिम लीग के वो मेंबर्स जो पाकिस्तान का पार्ट है उन्होंने पाकिस्तान वाली असेंबली को ज्वाइन किया, लेकिन जो इंडिया का पार्ट है, इंडिया के मुस्लिम लीग के मेंबर्स है, उन्होंने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ज्वाइन करा था माउंटबेटन प्लान के बाद। अब जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, इसके बाद असेंबली में 3 मेजर चेंजेस आई थी। क्या चेंजेस आई थी? फर्स्ट थी कि जो असेंबली होगी वो एक फुली सोवरेन बॉडी होगी, वो अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। इसमें किसी भी तरह का कोई भी आउटसाइडर जो है इंटरफेरेंस नहीं होगा असेंबली में। तो ये एक सोवरेन बॉडी होगी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। तो ये जो असेंबली है ये ब्रिटिश के टाइम के जो भी पहले के लॉज वगैरह बने हुए हैं उन लॉज को ऑल्टर भी कर सकती है, उनमें चेंजेस भी कर सकती है, अगर चाहे तो उन लॉज को बिल्कुल खत्म भी कर सकती है असेंबली। तो असेंबली को पूरी पावर्स यहाँ पे दे दी गई। सेकेंडली जो असेंबली होगी वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी होगी, राइट। एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी ही बनाएगी असेंबली, सेकेंडली जो असेंबली होगी वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी। तो यहाँ पे जो असेंबली है उसको 2 अलग अलग फंक्शंस दिए गए असेंबली को, राइट। तो एक तो ये फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, सेकेंडली ये इंडिया के लिए ऑर्डिनरी लॉज भी बनाएगी, राइट। तो यहाँ पे असेंबली को 2 फंक्शंस दिए गए, राइट। 3 मेजर चेंजेस करी गई थी यहाँ पे हमने देखा, जिसमें पहले क्या था कि असेंबली को एक फुली सोवरेन बॉडी बना दिया, सेकेंडली जो असेंबली थी उसको लेजिस्लेटिव बॉडी भी बना दिया, राइट। तो असेंबली को 2 फंक्शंस दिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, सेकेंडली ये ऑर्डिनरी लॉज भी बनाएगी। अब ये दोनों काम जो हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और लॉज बनाने का, ये दोनों काम जो है ये सेपरेट डेज पे परफॉर्म किए जाएंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट टास्क है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, दूसरा इंडिया के लिए लॉज बनाने हैं। तो इसीलिए ये सेपरेट डेज पे दोनों जो टास्क है वो परफॉर्म किए जाएंगे, राइट। तो असेंबली जो थी ये फ्री इंडिया की पहली पार्लियामेंट थी, या फिर डोमिनियन लेजिस्लेचर की ये पहली पार्लियामेंट थी जो असेंबली थी। अब असेंबली की जो मीटिंग्स होती थी उसमें एक तो मीटिंग होती थी जब असेंबली एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी काम करती थी, दूसरी मीटिंग होती थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती थी एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी। तो जब असेंबली एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी काम करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काम करती थी, तो उस टाइम पे इसके जो चेयरमैन होते थे वो होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकेंडली जब ये एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी काम करती थी, इंडिया के लिए लॉज बनाती थी, तो उस टाइम पे इसके जो चेयरमैन होते थे वो होते थे जीवी मवलांकर, राइट। तो ये दोनों फंक्शंस जो अलग अलग हो रहे थे ये कब तक चले? ये चले नवंबर 26, 1949 तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार
नहीं हो गया तब तक ये दोनों काम जो थे असेंबली के चलते रहे, अलग अलग काम चलते रहे, राइट। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दूसरा लॉ बनाना इंडिया के लिए। अब मुस्लिम लीग के मेंबर्स की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग के वो मेंबर्स जो पाकिस्तान वाले एरिया में आते हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ कर लिया, राइट। तो मुस्लिम लीग के मेंबर्स या प्रिंसली स्टेट्स जो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहती है, या मुस्लिम लीग के वो मेंबर्स जो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं या पाकिस्तान वाले एरिया में आ रहे हैं, तो उन्होंने हमारी जो इंडिया की असेंबली थी उससे विड्रॉ कर लिया। तो इससे क्या हुआ, इससे जो हमारी असेंबली थी, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो चेंज हो गई, चेंज होकर कम हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर्स चले गए, कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी छोड़कर चली गई। तो इससे जो टोटल ओरिजिनली 389 मेंबर्स थे, तो ये कम होकर कितने रह गए, 299 मेंबर्स रह गए, राइट। तो 1946 में 389 मेंबर्स थे, तो 47 तक आते आते 299 मेंबर्स ही रह गए थे, राइट। अब इंडियन प्रोविंसेस की जो स्ट्रेंथ थी अगेन वो भी कम हुई थी। पहले 296 थी प्रिंसली स्टेट्स की, जो इंडियन प्रोविंसेस की जो स्ट्रेंथ थी, अब ये कम होकर कितनी रह गई, 229। क्योंकि इंडिया के वो प्रोविंसेस जो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी तो यहाँ से विड्रॉ करेंगे ना, तो इसकी वजह से जो प्रोविंसेस की स्ट्रेंथ थी वो भी कम हुई है, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वो भी विड्रॉ हो गए। और जो प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स की जो स्ट्रेंथ थी अगेन वो भी कम हो गई, पहले 93 थी, तो ये कम होकर कितनी रह गई, 70 रह गई, राइट। तो मेंबर टोटल कितने रह गए यहाँ पे, 299 रह गए, जिसमें से जो प्रोविंसेस के, इंडियन प्रोविंसेस के या ब्रिटिश प्रोविंसेस के मेंबर थे वो कितने रह गए यहाँ पे, 229, और प्रिंसली स्टेट्स के कितने हैं यहाँ पे, 70 ही रह गए, 93 से कम होकर, राइट। तो ये इसकी जो नई स्ट्रेंथ बनी थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद, राइट। तो टोटल मेंबर 299, ब्रिटिश प्रोविंस या इंडियन प्रोविंसेस के 229 और प्रिंसली स्टेट्स के 70 मेंबर्स, राइट। तो ये 3 मेजर चेंजेस आई थी असेंबली में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो असेंबली है उसको 2 काम दिए गए हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और काम भी असेंबली ने किए हैं। तो अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड, अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड में क्या आएगा, एक तो असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दूसरा काम क्या था, इंडिया के लिए ऑर्डिनरी लॉज बनाना। तो इसके अलावा और क्या फंक्शंस असेंबली ने परफॉर्म करे हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले असेंबली ने ही जो मई 1949 के अंदर इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ के लिए उसको रेटिफाई कर दिया। कब, मई 1949 में। तो फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, मई 1949 में जो इंडिया की मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ नेशन की, उसको इंडिया ने रेटिफाई कर दिया, असेंबली ने रेटिफाई करा यहाँ पे, राइट। सेकेंडली हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा था 22 जुलाई 1947 में, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को। तो ये वाली जो डेट है वो इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमने अपना नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था, तो 22 जुलाई 1947। नेशनल एंथम, नेशनल एंथम हमने कब अडॉप्ट करा था, जनवरी 24, 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। नेशनल एंथम हमारा कौन सा है, नेशनल एंथम है हमारा जनगण मन, जनगण मन, ये हमारा नेशनल एंथम है। और ये जो नेशनल एंथम है ये किसका है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। और नेशनल सॉन्ग भी हमने अडॉप्ट किया, हमारी जो असेंबली थी उसी ने ही अडॉप्ट करा था 24 जनवरी 1950 को। तो ये किसने कंपोज करा था नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग कौन सा है, ये है वंदे मातरम। किसने कंपोज किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, राइट। अब इसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही
इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो इलेक्ट किए गए थे। तो कौन इलेक्ट हुए थे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब इलेक्ट हुए थे? 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे 3 फंक्शन है जो 24 जनवरी 1950 को परफॉर्म किए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक तो इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, सेकेंडली नेशनल सॉन्ग हमने अडॉप्ट करा, थर्डली नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को। नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947, राइट। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनने में टोटल कितना टाइम लगा? तो इसको बनने में टोटल टाइम लगा था 2 years 11 months and 18 days। 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन, राइट। 2 years 11 months 18 days टोटल टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। तो इतने टाइम पीरियड के अंदर टोटल कितने सेशंस हुए थे असेंबली के? तो असेंबली के टोटल 11 सेशंस हुए थे। तो टोटल कितने सेशंस हुए थे असेंबली के? 11 सेशंस हुए थे, राइट। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो इन्होंने अराउंड 60 कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको देखा, उसको गो थ्रू किया और उसके बाद ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था इसको बनाने में 114 डेज लगे थे, राइट। और फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 years 11 months and 18 days लगे थे। और टोटल खर्चा कितना आया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का? 64 लाख का खर्चा आया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, राइट। जो टॉपिक है दैट इज द कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली से रिलेटेड जो कमेटीज है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज है उनको हम याद रखेंगे, बाकी की जो माइनर कमेटीज है उनको इतना ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो कमेटीज की बात करें तो यहाँ पे अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका काम क्या है? उसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, राइट। तो वो उसने एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, दूसरा उसने लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी ये काम कर रही थी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। लास्ट वीडियो में ही हमने डिस्कस करा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है एक तो ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, दूसरी इसका काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भी ये है। तो यहाँ पे इसको बहुत सारे टास्क दे रखे हैं असेंबली को करने के लिए। तो अलग अलग जो टास्क इसको दे रखे हैं उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग कमेटीज यहाँ पे अपॉइंट करी गई थी, राइट। तो असेंबली ने बहुत सारी कमेटीज अपॉइंट करी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उससे रिलेटेड जो अलग अलग टास्क थे उनको परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो इनमें से ये जो जितनी भी कमेटीज यहाँ पे बनाई गई है इनमें से कुछ मेजर कमेटीज थी और कुछ माइनर कमेटीज थी। जो मेजर कमेटीज है उनको हम थोड़ा अच्छे से करेंगे, जो माइनर कमेटीज है उनको एक बार गो थ्रू कर लेंगे, बहुत ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेजर कमेटीज के अंदर टोटल 8 मेजर कमेटीज यहाँ पे आती है। तो मेजर कमेटीज में 8 कौन कौन सी है? इसमें सबसे पहले आती है यूनियन पावर कमेटी, राइट। कमेटी का नाम याद रखेंगे और चेयरमैन का नाम याद रखेंगे। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दूंगी। मेजर में सबसे पहले यूनियन पावर कमेटी है, इसके चेयरमैन है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी ही। तो यहाँ पे 2 कमेटीज के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी है, एक पावर कमेटी है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। थर्ड कमेटी आती है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके जो चेयरमैन थे वो थे सरदार पटेल, राइट। फोर्थ है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ड्राफ्ट प्रिपेयर करा था, एक ब्लूप्रिंट तैयार करा था, और इनके चेयरमैन है डॉक्टर BR अंबेडकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। नेक्स्ट आती है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इसके सरदार पटेल थे चेयरमैन। और ये जो कमेटी है एडवाइजरी कमेटी, इसको एडवाइजरी कमेटी भी बोल देते हैं। तो एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे सरदार पटेल। और एडवाइजरी कमेटी के अंदर भी 5 सब कमेटीज आती है। अब ये जो सब कमेटीज है इनको एक बार हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा रट्टा नहीं लगाएंगे। इसमें सबसे पहले आती है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, जिसके चेयरमैन थे JB कृपलानी जी। माइनॉरिटीज सब कमेटी HC मुखर्जी। इन दोनों को सॉरी
थोड़ा सा अच्छे से देखना है, बाकी की जो 3 कमेटीज है उसको आप छोड़ भी सकते हो। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी के चेयरमैन है गोपीनाथ बरदलोई। नेक्स्ट है एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज, असम को छोड़कर। तो इससे रिलेटेड जो कमेटी के चेयरमैन थे वो थे एवी ठक्कर। और 5th कमेटी आती है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज ऑफ सब कमेटी। अब ये जो कमेटी है इसके मेंबर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन कहीं पे भी इसके जो चेयरमैन का नाम है वो मेंशन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे भी इसके चेयरमैन का नाम मेंशन नहीं है। नेक्स्ट कमेटी आती है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी जो कि स्टेट से निगोशिएट करने के लिए बनाई गई थी, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। और लास्ट में आती है स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड भी, राइट। नेक्स्ट लिस्ट दे रखी है माइनर कमेटीज की। अब ये जो माइनर कमेटीज है यहाँ पे मैंने लिख तो रखी है, लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आप खुद वीडियो को पॉज करके एक बार गो थ्रू हो सकते हो, इसके चेयरमैन देख सकते हो कि किसका कौन सा चेयरमैन था, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें भी जैसे फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, हाउस कमेटी बी पताबी सीतारामैया जी, क्रेडेंशियल कमेटी अलादी कृष्णन स्वामी, या फिर एडहॉक कमेटी, ये जो है ये 1-2 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीवी मवालंकर। ऑर्डर्स ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर केवी मुंशी। तो एक बार आप इसको देख सकते हो, बहुत ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट एस वर्धचारी, ये असेंबली के मेंबर नहीं थे, ये जो इसके चेयरमैन थे। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बी पताबी सीतारामैया, तो ये जो नाम है आप एक बार देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट आता है ड्राफ्टिंग कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद भी करना है। अब इन सब में से जितनी भी हमने कमेटीज पढ़ी है, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी आती है दैट इज द ड्राफ्टिंग कमेटी, राइट। तो अमंग ऑल द कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी है? ड्राफ्टिंग कमेटी। कब सेटअप करी गई थी? 29 अगस्त 1947 को इसको बनाया गया था, राइट। तो इसमें इसका मेन काम क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी, नाम से पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, राइट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, वो इसका ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके टोटल 7 मेंबर्स थे। तो कौन कौन से इसके मेंबर थे वो भी इस अच्छे से हमें ध्यान में रखने हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को बनी थी। इसका मेन काम क्या था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। टोटल मेंबर्स कितने थे इसके? टोटल 7 मेंबर्स थे। कौन कौन से? डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे, N गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्णम स्वामी अयार, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधवराव। जो N माधवराव थे इन्होंने BL मित्र को रिप्लेस किया था। BL मित्र ने रिजाइन करा था अपनी हेल्थ की वजह से। TT कृष्णमचारी, ये भी DP खेतान को रिप्लेस करके आए थे। DP खेतान जी की 1948 में डेथ हो गई थी, तो इसीलिए इनको रिप्लेस करके फिर बाद में चेयरमैन बने थे TT कृष्णमचारी जी, राइट। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसका मेन काम था ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, राइट। तो अब इन्होंने जितनी भी जो बाकी की कमेटीज थी उन सबके प्रपोजल्स देखे, उन प्रपोजल्स के बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने सबसे पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर करा। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या है? ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। ड्राफ्ट कैसे प्रिपेयर करेगी? उसके लिए जो बाकी की कमेटीज है उनके जो प्रपोजल्स है उनके प्रपोजल्स को कंसिडर करेगी, उसके बेसिस पे फिर ड्राफ्ट बनाएगी। तो सबसे पहले इन्होंने फिर ड्राफ्ट तैयार करा कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया गया था उस ड्राफ्ट को फिर पब्लिश किया गया फेब 1948 में। तो यहाँ से क्रोनोलॉजी शुरू होती है जिसको हम अच्छे से देखेंगे। तो फेब 1948 को फर्स्ट ड्राफ्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपेयर किया गया था। अब जब ये ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया उसके बाद इस ड्राफ्ट पे ये जो ड्राफ्ट था इसको आगे पब्लिश किया गया, राइट। ड्राफ्ट को पब्लिश किया गया। द पीपल ऑफ द इंडिया वर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड
प्रपोज अमेंडमेंट्स, लाइक पब्लिक ओपिनियन के लिए इसको भेजा गया, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो पब्लिक ओपिनियन के लिए इसको 8 महीने दिए गए कि जो लोग हैं वो इस पे डिस्कस कर सकते हैं इस ड्राफ्ट को, अगर वो चाहे तो अमेंडमेंट्स भी प्रपोज कर सकते हैं कि इसमें ये चेंजेस होनी चाहिए, राइट। अब पब्लिक ओपिनियन के लिए उस ड्राफ्ट को भेजा गया है, तो ऑब्वियसली लोगों के अलग अलग कमेंट्स आएंगे। तो इस पे अब 8 महीने के बाद, 8 महीने का टाइम दिया गया था, 8 महीने के बाद पब्लिक के कमेंट्स आए, कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ, कुछ लोगों ने अपने सुजेशंस भी दिए ड्राफ्टिंग कमेटी को, जिसके बेसिस पे अक्टूबर 1948 के अंदर फिर सेकंड ड्राफ्ट जो था वो पब्लिश किया गया, राइट। फर्स्ट ड्राफ्ट 1948 फेब 1948 में आया, जो पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा गया था 8 मंथ्स के लिए। उसके बाद जो भी पब्लिक ओपिनियन आया, लोगों के कमेंट्स आए, क्रिटिसिज्म हुआ, सजेशंस आए, उसके बेसिस पे फिर सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया गया अक्टूबर 1948 को। जो सेकंड ड्राफ्ट था वो पब्लिश किया गया, राइट। तो सेकंड ड्राफ्ट जो था, ड्राफ्टिंग कमेटी को 6 महीने से भी कम का टाइम लगा था ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के लिए, और इन 6 महीनों में से भी 141 सेशंस हुए थे ड्राफ्टिंग कमेटी के उस ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। अब यहाँ तक, अब तक हमारा जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो बनकर तैयार हो चुका है। ड्राफ्ट बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होती है, इनैक्टमेंट होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रॉपर लॉ मेकिंग बॉडी बनती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इनैक्ट होता है, अब फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हो गया, सेकंड ड्राफ्ट तैयार हो गया, उसके बाद जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने जो फाइनल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फाइनल ड्राफ्ट बनाकर इन्होंने तैयार किया था असेंबली का, उसको फर्स्ट रीडिंग के लिए असेंबली में ये लेकर आए। तो फर्स्ट रीडिंग इसकी कब शुरू होती है, 4 नवंबर 1948 में, राइट। 4 नवंबर 1948 में इसकी जो फर्स्ट रीडिंग है वो शुरू होती है असेंबली के अंदर। अब फर्स्ट रीडिंग के बाद इसका क्या होता है, सेकंड रीडिंग शुरू होगी। तो ये जो फर्स्ट रीडिंग थी असेंबली को, जो भी इसमें जनरल डिस्कशंस वगैरह करने थे, उसके लिए टोटल कितने दिन का टाइम लगा, 5 दिन का टाइम लगा। तो ये जो फर्स्ट रीडिंग थी ये 4 नवंबर को शुरू हुई थी, और कब तक चली थी ये, 9 नवंबर 1948 तक ये चली थी। 4 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक ये फर्स्ट रीडिंग का जो काम था वो पूरा चला था। उसके बाद सेकंड रीडिंग शुरू होती है, और जो सेकंड रीडिंग थी वो शुरू होती है 15 नवंबर को, राइट। 15 नवंबर को सेकंड रीडिंग की शुरुआत होती है। अब सेकंड रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में तो इन्होंने जनरल डिस्कशन करी थी, राइट। 5 दिन की ये जनरल डिस्कशन रही थी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब उसके बाद जो सेकंड रीडिंग है, सेकंड रीडिंग में ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको क्लॉज बाय क्लॉज कंसीडर किया गया। एक एक जो इसके पॉइंट्स थे उनको डीपली यहाँ पे डिस्कस किया गया और कंसीडर किया गया, राइट। अब जो सेकंड रीडिंग है इसमें डेप्थ में डिस्कशन हो रही है, क्लॉज बाय क्लॉज इसको कंसीडर किया जा रहा है, तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो सेकंड रीडिंग थी ये 15 नवंबर 1948 को शुरू होती है, और कब तक चलती है, 17 अक्टूबर 1949 तक ये सेकंड रीडिंग जो है वो चलती है। अब इस टाइम पीरियड के बीच में अप्रोक्सीमेटली आप देखो तो 1 साल का टाइम पीरियड है, 11 महीने का। तो ये जो पूरा का टाइम पीरियड है, इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स यहाँ पे प्रपोज करी गई थी, राइट। कितनी अमेंडमेंट, 7653 अमेंडमेंट्स जो थी वो प्रपोज करी गई थी, जिनमें से एक्चुअली 2473 अमेंडमेंट्स ऐसी थी जिनको असेंबली के अंदर डिस्कस किया गया था, राइट। तो फर्स्ट रीडिंग हो चुकी है, फर्स्ट रीडिंग जनरल डिस्कशन है, सेकंड रीडिंग में क्लॉज बाय क्लॉज कंसीडर किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। सेकंड के बाद थर्ड रीडिंग शुरू होती है, राइट। थर्ड रीडिंग जो होती है ये 14 नवंबर 1949 को होती है थर्ड रीडिंग, और थर्ड रीडिंग के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास हो जाता है। तो उसके बाद फाइनली 26 नवंबर 1949 को जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ये एक मोशन लेकर आते हैं जिसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पास कर दिया जाता है, राइट। ऑफिशियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है, इसको पास कर दिया जाता है असेंबली के अंदर 26 नवंबर 1949 को। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पास होता है तो उस टाइम पे जितने भी मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट थे,
असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट थे और जो प्रेसिडेंट थे उन सब के यहाँ पे सिग्नेचर्स होते हैं, राइट। तो उसमें असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे जिनके इस पे साइन है, तो टोटल 284 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट थे जिसके सिग्नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, राइट। तो टोटल मेंबर 299 थे, लेकिन एक्चुअली उस दिन जो प्रेजेंट मेंबर थे वो 284 मेंबर्स थे, राइट। तो डॉक्टर B.R. Ambedkar moved a motion, the constitution has settled by the assembly be passed। जो भी यहाँ पे इन्होंने असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन सेटल कर दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग हो चुकी है, उसको यहाँ पे पास कर दिया गया है। डेट कौन सी है, 26 नवंबर 1949 की, राइट। तो कितने मेंबर्स के साइन हुए हैं, अगेन ये भी नंबर इंपॉर्टेंट है, टोटल 284 मेंबर्स के यहाँ पे साइन हुए थे। अब उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पास हो चुका है। उसके बाद फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पास होने की डेट है 26 नवंबर की, ये हमारा जो प्रियम्बल है ना, आगे चलकर हम प्रियम्बल का एक अलग से चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे, तो प्रियम्बल में भी ये डेट जो है वो मेंशन करी गई है 26 नवंबर की, राइट। तो 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, और उस टाइम पे जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रियम्बल था, टोटल 395 आर्टिकल्स थे और टोटल 8 शेड्यूल्स थे, राइट। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो उस टाइम पे लॉ मेंबर्स थे, इन्होंने ही हमारी जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक तरह से ब्लूप्रिंट आप बोल सकते हो या फिर प्रीलिमिनरी जो विजन था वो इन्होंने ही तैयार किया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। तो इसीलिए जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी है इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। और ये जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, ही वॉज अ ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, और इनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राइट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुका है, 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। तो इसीलिए 19 नवंबर 2015 के अंदर 2015 में हमारी जो सरकार थी उन्होंने डिसाइड करा कि हम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस, क्योंकि संविधान हमारा उस टाइम पे बनकर तैयार हो चुका था। तो इसीलिए 26 नवंबर को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस। डिक्लेयर कब किया गया था, 2015 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन डे, राइट। तो अगेन इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है, 26 नवंबर आता है हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट हमने देखा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुका था, जितने भी मेंबर्स थे, प्रेसिडेंट थे, सबके सिग्नेचर हो चुके थे, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने एक डेट चूज करी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की, ये फोर्स में लाने की। तो कौन सी डेट यहाँ पे हमने चूज करी थी, हमने डेट चूज करी थी 26 जनवरी, राइट। तो 26 नवंबर 1949 को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो अब हमें फोर्स में लाना था 26 जनवरी 1950 में, राइट। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स में आया था, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में ला दिए गए थे, राइट। तो कौन से प्रोविजंस थे जो 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिए गए थे, राइट। तो उसमें कौन से प्रोविजन है, जैसे कि सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस हो गए, शॉर्ट टाइटल जैसे कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 63, 24, 366, 367। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जो उसी टाइम पे फोर्स में ला दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को ही। उसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पार्ट था वो कब फोर्स में आया, 26 जनवरी 1950 को,
राइट। तो मेजर पार्ट जो था वो 26 ऑफ जनवरी 1950 को ही फोर्स में लाया गया था। तो ये जो 26 ऑफ जनवरी 1950 है, इस डे को हम क्या बोलते हैं, डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, या इसको हम एज अ रिपब्लिक डे हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 ऑफ जनवरी को आता है रिपब्लिक डे और 26 ऑफ नवंबर को आता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, राइट। अब हमने पर्टिकुलरली 26 ऑफ जनवरी की डेट ही क्यों चूज करी थी, 26 ऑफ नवंबर को भी तो हम फोर्स में ला सकते थे ना, तो हमने 2 महीने का वेट क्यों किया, क्योंकि अब डेट ऑफ कमेंसमेंट थी 26 ऑफ जनवरी, क्योंकि इसका भी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है कि दिसंबर 1929 के अंदर आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, राइट। तो 1929 के अंदर जो लाहौर सेशन हुआ था, तो उस सेशन में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिस रेजोल्यूशन में हमने 1930 को 26 ऑफ जनवरी 1930 को हमने सेलिब्रेट किया था पूर्ण स्वराज डे, राइट। तो 26 ऑफ जनवरी 1930 को हमने सेलिब्रेट किया था पूर्ण स्वराज डे। तो इसीलिए ये जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इसी की वजह से हमने पर्टिकुलरली 26 ऑफ जनवरी की डेट चूज करी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाने की, राइट। जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता है, तो उसके साथ ही जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उससे पहले, तो ये जो एक्ट्स थे इन सबको रिपील कर दिया गया। प्राइवी काउंसिल यूरिस्डिक्शन एक्ट 1949 में आया था, अक्टूबर 1949 में ही आया था प्राइवी काउंसिल यूरिस्डिक्शन एक्ट। इसमें क्या था, इसमें था कि जो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है वो कौन सी है, वो है प्राइवी काउंसिल है, लंदन बेस्ड ये काउंसिल थी, राइट। तो अब यहाँ पे जब तक हमारी सुप्रीम कोर्ट नहीं बन जाती थी, तो तब तक हमें कोई कोर्ट ऑफ अपील चाहिए थी। तो ये 1950 तक तो प्राइवी काउंसिल यूरिस्डिक्शन एक्ट जो था ये रहा, इसने काम किया, लेकिन उसके बाद इसको अबॉलिश कर दिया गया। पहले से ही बात चल रही थी इसको अबॉलिश करने की, क्योंकि अक्टूबर में आया था, तो नवंबर में बात हो रही थी कि इसको अबॉलिश किया जाएगा, लेकिन इसको फिर तब तक के लिए कंटिन्यू किया गया जब तक हमारी सुप्रीम कोर्ट नहीं बन गई। तो 1950 में जैसे ही हमारी सुप्रीम कोर्ट की यूरिस्डिक्शन शुरू होती है, तो वैसे ही ये जो प्राइवी काउंसिल यूरिस्डिक्शन एक्ट था ये भी खत्म हो जाता है, अबॉलिश कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। अब यहाँ तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, फोर्स में आ चुका है। अब थोड़ा सा हम कांग्रेस की एक्सपर्ट कमेटी के बारे में बात करते हैं, जो कब बनी थी, उस टाइम पे बनाई गई थी जब असेंबली की जो इलेक्शन का काम था वो चल रहा था 1946 में। थोड़ा सा हम फिर से पीछे चलते हैं। तो 8 ऑफ जुलाई 1946 के अंदर जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन का जो काम था वो चल रहा था, तो उसी टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी थी, आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन्होंने अपॉइंट करी थी एक्सपर्ट कमेटी। अब ये जो एक्सपर्ट कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी, ये क्यों बनाई थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए ही बनाई थी, राइट। तो इसका मेन पर्पस क्या था, प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, इनिशियली जब बनाई गई थी उस टाइम पे इसके टोटल मेंबर्स कितने थे, 8 मेंबर्स थे। इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी, राइट। तो मेंबर कौन कौन से थे, जवाहरलाल नेहरू जी इसके चेयरमैन थे, एम असफ अली, के एम मुंशी, एन गोपालस्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गैडगिल, हुमायूं कबीर, के सांथनम। तो ये इसके मेंबर्स थे। लेकिन उसके बाद चेयरमैन के प्रपोजल पे जो कृष्णा कृपलानी जी थे, इनको भी एज ए मेंबर इसका जो था बनाया गया, राइट। अब इसके बाद ये जो एक्सपर्ट कमेटी थी कांग्रेस की, इसकी 2 सिटिंग्स हुई। कौन कौन सी, फर्स्ट सिटिंग जो थी वो 20 ऑफ जुलाई से लेकर 22 ऑफ जुलाई 1946 तक हुई थी, और सेकंड सिटिंग जो हुई थी इसकी वो बॉम्बे में हुई थी। फर्स्ट सिटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी, राइट। फर्स्ट सिटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी 20 ऑफ जुलाई से 22 ऑफ जुलाई 1946 तक, और सेकंड सिटिंग बॉम्बे में हुई थी 15 ऑफ अगस्त से लेकर 17 ऑफ अगस्त 1946 तक। तो 2 सिटिंग्स एक्सपर्ट कमेटी की ये हुई थी। अब ये जो एक्सपर्ट कमेटी थी, इसका मेन पर्पस क्या था, अब इसका मेन पर्पस था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
के लिए इन्होंने एक प्रोसीजर तैयार किया था कि किस तरह से जो असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसीजर था उस पर डिस्कशन करने का काम किसका था, इस एक्सपर्ट कमेटी का काम था। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किस तरह से आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अलग अलग कमेटीज की अपॉइंटमेंट करी जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था ना, मेजर कमेटीज, माइनर कमेटीज, तो उनको अलग अलग टास्क दिए गए थे। तो उसके बारे में ये जो एक्सपर्ट कमेटी थी, इस कमेटी के अंदर डिस्कशन हुई थी कि किस तरह से अलग अलग कमेटीज की अपॉइंटमेंट करी जाएगी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाएगा और उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे जो ड्राफ्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो तैयार किया जाएगा। तो असेंबली का जो फर्स्ट सेशन होगा तो उस सेशन के टाइम पे इसका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो लाया जाएगा और उसके बेसिस पे बाद में जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है वो तैयार किया जाएगा, राइट। तो इसी को लेकर ये जो एक्सपर्ट कमेटी थी, एक्सपर्ट कमेटी को लेकर एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है जिनका नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन। तो इसका एक व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट क्या है, ये क्या बोल रहे हैं एक्सपर्ट कमेटी के बारे में, ये बोलते हैं कि इट वाज द कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी थी ये क्या थी, इसका मेन पर्पस था कि जो इंडिया का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो उसके लिए ये एक तरह की रोड थी जो एक्सपर्ट कमेटी थी, राइट। तो ये इनका व्यू पॉइंट था रिगार्डिंग द एक्सपर्ट कमेटी। तो किसका व्यू पॉइंट है, ये ग्रैनविल ऑस्टिन का। तो कई बार क्या होता है, ये व्यू पॉइंट्स भी पूछ लिए जाते हैं कि ये किसका व्यू पॉइंट है, ग्रैनविल ऑस्टिन का, राइट। अब ये जो एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स थे किस तरह से काम कर रहे थे, तो ये काम कर रहे थे जो कैबिनेट मिशन स्कीम थी, कैबिनेट मिशन स्कीम का जो फ्रेमवर्क था उसी फ्रेमवर्क के बेसिस पे ये आगे एक्सपर्ट कमेटी के जो मेंबर्स थे वो काम कर रहे थे। जैसे कि ऑटोनॉमस एरियाज है तो उसके बारे में जनरल सजेशंस इन्होंने अपने दिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी पावर्स के बारे में या प्रिंसली स्टेट्स के जो इश्यूज है उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया, उनकी पावर्स के बारे में। और अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था, जो फर्स्ट सेशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था उसी पे बेस्ड फिर आगे जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था उसको तैयार किया गया। वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, किस तरह से असेंबली बनी, असेंबली के मेंबर्स की इलेक्शन कैसे हुई, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्हीं चीज़ों को अब क्रिटिसाइज किया गया बाद में, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्रिटिक्स थे जिन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया। तो वही क्रिटिसिज्म क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्रिटिक्स का क्या मानना है, क्रिटिक्स का मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्यों नहीं थी, क्योंकि जो असेंबली थी उसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया था बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। अब इलेक्शन कैसे हुई थी असेंबली के मेंबर्स की वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोस में, राइट। तो यहाँ पे क्रिटिक्स का क्या मानना है कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, रीजन बीइंग कि जो असेंबली के मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, राइट। सेकेंड पॉइंट है नॉट अ सोवरेन बॉडी। अब जो असेंबली थी वो एक सोवरेन बॉडी नहीं थी। सोवरेन बॉडी क्यों नहीं थी, क्योंकि ये जो असेंबली थी ये बनाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल से। जो भी इसके सेशंस होते थे असेंबली के वो सारे के सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से ही होते थे। इसीलिए जो असेंबली थी वो एक सोवरेन बॉडी नहीं थी, अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल से बनी थी, सेशंस हो रहे हैं वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से हो रहे हैं, तो ये सोवरेन बॉडी नहीं थी। थर्ड है टाइम कंज्यूमिंग। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में बहुत ही लंबा टाइम लगा दिया। कितना टाइम लगा था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनकर तैयार होने में, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनकर तैयार होने में। तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। वहीं क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में ही बनाकर तैयार कर दिया था और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने को अप्रोक्सीमेटली 3 साल लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम
लगा था। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक व्यू पॉइंट आया था नजीरुद्दीन अहमद का। ये क्या बोलते हैं, ये असेंबली के मेंबर्स ही थे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी कम थी, ड्रिफ्टिंग कमेटी ज्यादा थी। ये उनका व्यू पॉइंट था। नेक्स्ट है डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। अब क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं कि जो असेंबली बनाई गई थी, तो असेंबली को डोमिनेट कर रही थी सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी। कौन सी पार्टी थी वो? कांग्रेस पार्टी थी। तो एक ही पार्टी यहाँ पे डोमिनेट कर रही है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने हिसाब से बना रहे हैं, तो इसमें कोई भी दूसरी पार्टी तो है नहीं है कि जो इसको अपोज करे। तो यहाँ पे एक ही पार्टी असेंबली को डोमिनेट कर रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ग्रैनविल ऑस्टिन, जो कि एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उनका क्या व्यू पॉइंट है कि जो असेंबली है ये वन पार्टी बॉडी है। सिर्फ वन पार्टी ही इस असेंबली में थी जो डोमिनेट कर रही थी, उसी ने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। इवन के इंडिया के अंदर भी उस टाइम पे बात करें तो एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही थी, वो थी कांग्रेस। राइट, तो वर्डिंग क्या है? द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज द इंडिया। असेंबली में कांग्रेस है, कांग्रेस ही इंडिया को चला रही है। नेक्स्ट है लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं कि जो असेंबली के जो मोस्टली मेंबर्स थे वो या तो लॉयर्स थे या फिर पॉलिटिशियंस थे। मोस्टली जो मेंबर्स थे वो लॉयर्स या फिर पॉलिटिशियंस थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो लैंग्वेज है, इन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बना दी है, जो कि एक आम आदमी की समझ से बाहर है। और जो यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट है डोमिनेटेड बाय हिंदूज। कुछ क्रिटिक्स का क्या मानना है कि जो असेंबली है, असेंबली एक हिंदू डोमिनेटेड बॉडी थी, उसमें जो मोस्टली मेंबर्स थे वो हिंदू मेंबर्स थे। लॉर्ड विस्काउंट साइमन का क्या व्यू पॉइंट है? इट्स अ बॉडी ऑफ हिंदूज। तो ये एक हिंदूज की बॉडी थी, इसमें मोस्टली मेंबर्स हिंदूज ही थे। सिमिलरली विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भी हिंदूज पे क्या कमेंट किया कि ये एक जो इंडिया है, इवन के इंडिया में ही हिंदू मेजॉरिटी में है, जिसकी वजह से जो असेंबली है, असेंबली में भी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो हिंदूज की ज्यादा थी। ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, तो वही रिप्रेजेंट कर रही है असेंबली को। बाकी के जो रिलीजन्स है उनको रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली यहाँ पे नहीं मिल रही। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब ये जो फैक्ट्स है ये इंपॉर्टेंट है, राइट, एज इट इज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले सिंबल, असेंबली का सिंबल क्या अडॉप्ट किया गया? एलिफेंट। सिंबल क्या था? एलिफेंट। सेकेंडली लीगल एडवाइजर कौन था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो लीगल एडवाइजर अपॉइंट हुआ था उसका नाम था सर BN राव। सेक्रेटरी कौन थे असेंबली के? सेक्रेटरी थे HVR अयंगर। राइट। चीफ ड्राफ्ट्समैन, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ ड्राफ्ट्समैन थे वो कौन थे? वो थे SN मुखर्जी। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, वो हैंड रिटन था, राइट, उसको हाथ से लिखा गया था। किसने लिखा था? तो नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कैलीग्राफर थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, कि उन्होंने इटैलिक स्टाइल में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसको लिखा था, राइट। तो ये पॉइंट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो ओरिजिनल वर्जन था उसको लिखा किसने था वो तो हमने देख लिया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उसको लिखा था। हैंडराइटिंग किसकी थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की हैंडराइटिंग थी। लेकिन बाद में उसको डेकोरेट किया गया, ब्यूटीफाई किया गया। जो ओरिजिनल वर्जन था, ओरिजिनल वर्जन की डेकोरेशन किसने करी थी? डेकोरेशन करी थी जो शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे, उन्होंने इसकी डेकोरेशन करी थी। और साथ में इसमें नंदलाल बोस भी थे और बिहार राम मनोहर सिन्हा जी भी थे, राइट। तो इन्होंने मिलकर जो ओरिजिनल वर्जन था उसको डेकोरेट करा और ब्यूटीफाई करा। और जो ओरिजिनल प्रियम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन में, एक प्रियम्बल था, जो ओरिजिनल प्रियम्बल था वो लिखा तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ही था, उन्हीं की हैंडराइटिंग थी। लेकिन उसको ब्यूटीफाई किसने करा, डेकोरेट किसने करा था? उनका नाम है बिहार राम मनोहर सिन्हा जी।
राइट। अब उसके बाद ये तो इंग्लिश वर्जन था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंग्लिश में था, इंग्लिश वर्जन था, उसी के बारे में अब तक हम देख रहे थे। लेकिन जो हिंदी वर्जन था, जो हिंदी में लिखा गया था, हिंदी में भी हैंड रिटन ही था, तो जो हिंदी की कैलीग्राफी थी, जो हिंदी में लिखा था, वो किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्या जी ने, राइट। और इसको डेकोरेट करा था नंदलाल बोस जी ने, राइट। नेक्स्ट है हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंग्लिश में था, लेकिन उसके बाद जो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंग्लिश में था, उसके जितने भी प्रोविजंस उसमें ऐड किए गए वो सारे के सारे इंग्लिश में थे। उसके बाद इनिशियली जो अमेंडमेंट्स हुई वो भी इंग्लिश में ही हुई, लेकिन बाद में ये हमें जो इंडियंस थे उनको फील हुआ कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदुस्तान हम इसको बोल रहे हैं, तो हिंदी लैंग्वेज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, जिसकी वजह से बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। तो उसके लिए कौन सी अमेंडमेंट हुई, कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ, कौन सा पार्ट ऐड हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो बाद में 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1987 के अंदर, जिसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ट्रांसलेट किया गया था हिंदी में, राइट। तो ये जो अमेंडमेंट हुई थी, इस अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था? 394A आर्टिकल ऐड किया गया था और पार्ट 22 ऐड हुआ था, राइट। तो अमेंडमेंट कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, 58th अमेंडमेंट थी, 1987 में हुई थी। आर्टिकल 394A ऐड किया गया था और पार्ट 22 ऐड किया गया था, राइट। अब ये जो आर्टिकल है 394A आर्टिकल है, इस आर्टिकल के प्रोविजंस क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। प्रोविजंस क्या है? द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड अंडर हिज अथॉरिटी, क्या है? द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रांसलेशन करी जाएगी, और वो जो ट्रांसलेशन करी गई है उसको पब्लिश किया था हमारे, वो उसको पब्लिश कौन करेंगे? हमारे जो प्रेसिडेंट साहिबा है वो उसको पब्लिश करेंगे। अब ये जो अमेंडमेंट हुई थी, हिंदी लैंग्वेज की जो अमेंडमेंट हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, तो ये कौन सी अमेंडमेंट थी? ये अमेंडमेंट थी 58th अमेंडमेंट। अब इससे पहले जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई थी सभी का जो टेक्स्ट था वो क्या था? वो इंग्लिश था। तो वो जितनी भी अमेंडमेंट हुई थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, उसमें जो अमेंडमेंट्स हुई, अमेंडमेंट के बाद जो आर्टिकल्स ऐड हुए थे, उन सबको भी हिंदी लैंग्वेज में आगे ट्रांसलेट किया गया था, राइट। और जो ट्रांसलेशन करी गई थी हिंदी में, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करी गई, लेकिन जो मीनिंग था, ओरिजिनल टेक्स्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का था, जो उसका मीनिंग इंग्लिश में था, सेम वही मीनिंग उसका हिंदी में लिया गया, राइट। The translation of the Constitution and its every amendment published shall be constructed to have the same meaning as the original text in English. But if any difficulty, अगर कोई भी मैटर राइज होता है, कोई भी डिफिकल्टी आती है, अगर किसी भी केस में ऐसा लगता है कि इंग्लिश मीनिंग, कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा प्रोविजन है, अगर किसी को लगता है कि इंग्लिश मीनिंग अलग है, हिंदी मीनिंग अलग है, तो उसको रिवाइज करने का काम, उसको हिंदी टेक्स्ट में ओरिजिनली रिवाइज करने का जो काम है वो कौन है? उसको पब्लिश कौन करेगा? अथॉरिटी किसके पास है? राइट, अथॉरिटी रहेगी हमारे प्रेसिडेंट के पास ही, अगर हिंदी टेक्स्ट को रिवाइज करना है तो। हिंदी टेक्स्ट को रिवाइज किस केस में करेंगे? अगर इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग दोनों अलग अलग हो रहे हैं, हिंदी में मीनिंग अलग हो रहा है, अगर किसी भी प्रोविजन का इन केस इन फ्यूचर ऐसा किसी को लग रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको हिंदी में अगर रिवाइज करना है हिंदी टेक्स्ट को, तो रिवाइज करने की अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, राइट।